स्वागत है आपका। मैं कुछ कर रहा था और मुझे रियलाइज हुआ कुछ चीजें मैं भूल गया लास्ट क्लास में। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गया वो मैंने मर्ज नहीं बताया आपको डेटा डॉट टेबल का। मैंने ज्वाइन बताया बट मैं एक चीज भूल गया कि उसको थोड़ा सा मुझे एक चीज की डिटेलिंग करनी थी, वो मैं बिल्कुल सॉरी फॉर दैट। तो आज हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम में देखा था लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन किया था, मैंने फुल ज्वाइन नहीं किया था। तो क्या हम फुल ज्वाइन नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, बस थोड़ा ट्रिकी होता है। तो फुल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेटा को रीड कर लूंगा, सेट dt कर लूंगा और ये डेटा कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं अगर फुल ज्वाइन करूं तो कितने रिकॉर्ड बनेंगे? 7 रिकॉर्ड बनेंगे। क्यों? क्योंकि 3 यूनिक की डीएफ में पड़े हुए हैं और 3 यूनिक की डीएफ2 में पड़े हुए हैं। इन जनरल दोनों को कंबाइन करके यूनिक कीज जो है टोटल वो 4 ही है। तो कौन कौन सी यूनिक की है? तो मैं क्या करता हूँ, यूनिक की बनाता हूँ और मैं कहता हूँ यूनिक ऑफ सी ऑफ df$x df2$x और इसको मैं चलाता हूँ तो आपको समझेगा कि कौन कौन सी यूनिक की है। तो 4 यूनिक की है। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब इन 4 यूनिक की को df2, ठीक है ना, तुम्हारा जो df2 है इसके अंदर आते हैं और हम कहते हैं कि इन यूनिक की को आप ढूंढो। कहां पर ढूंढो? ऑन एक्स पे, ठीक है ना। तो df2 के अंदर x है, राइट, उसमें इन यूनिक की को ढूंढो। तो अब इसको अगर मैं चलाऊं ऐसे तो ये एरर आता है। बेसिकली आपको इसके अंदर लिस्ट लगाना पड़ेगा। तो इन अनदर वर्ड इसको डॉट में रैप करना पड़ेगा। तो हम इसको रैप कर देते हैं। जब ये हम रैप करते हैं तो हमको दिखता है फर्स्ट के अगेंस्ट एन आ गया, विच इज ऑलराइट। अगर ये टेबल रेडी है तो ये देख सकते हो अब हम आंसर के काफी क्लोज है। आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके अंदर ऑन का सिंटेक्स कंटिन्यू रखना है और इसको वापस डीएफ से मर्ज कर देना। ये आपका फुल ज्वाइन हो। तो ये तरीका है फुल ज्वाइन करने का। अब कहोगे भाई इतनी मशक्कत फुल ज्वाइन करने के लिए, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो आप थोड़े बहुत सही हो एक्चुअली, इतना मेहनत कौन करेगा। हालांकि ये फास्टर है, इफिशिएंट है। आप कहोगे इफिशिएंट है, मालूम नहीं, पर ये इसका अल्टरनेट, पहले हम अल्टरनेट देखेंगे फिर इफिशियंसी की बात है। तो इसका अल्टरनेट क्या है कि आप मर्ज कमांड यूज करो। अब कहोगे यार मर्ज कमांड, ये कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि मर्ज नहीं यूज कर सकते क्योंकि या डेटा डॉट फ्रेम के कमांड यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो यूज करेंगे तो डेटा डॉट टेबल स्लो हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ बोला था मैंने। तो ये मर्ज क्यों यूज कर रहे हैं? मर्ज टू डेटा फ्रेम्स के लिए बने हुए हैं एंड यू आर पार्शियली राइट। तो ऐसा है कि मर्ज जो है डेटा डॉट टेबल के लिए भी चलते हैं। अब दिक्कत ये है कि आर में कुछ चीजें हाइड होती हैं, तो ये वाली चीज भी हाइड है। जब आप मर्ज डॉट मारोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि ये मर्ज डॉट डेटा डॉट फ्रेम भी आता है और मर्ज डॉट डेटा डॉट टेबल आता है। और आप जब मर्ज लिखते हो और अंदर, ठीक है ना, अंदर आप कहते हो और इसको चलाते हो तो एग्जैक्टली आपको सेम रिजल्ट मिलता है, राइट, फुल ज्वाइन वाला। तो ये कैसे चल रहा है? दोनों df2 दोनों डेटा डॉट टेबल है, तो ये मर्ज कमांड कॉल हो रहा है और उस पर मर्ज हो रहा है। बट मुझे कैसे पता कि ये एफिशिएंट है या मर्ज डॉट डेटा डॉट फ्रेम कॉल नहीं हो रहा, मर्ज डॉट डेटा डॉट टेबल हो रहा है? तो सबसे पहले मेरी बात पे बिलीव कर लो और अगर फिर भी अच्छा ना लगे तो यहां पर मर्ज की जगह मर्ज डॉट डेटा डॉट टेबल चलो, सेम रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये लेकिन काम कैसे कर रहा है, ये चीज थोड़ी ट्रिकी है समझनी। तो इसके लिए हमको थोड़ा S3 डिस्पैच समझना पड़ेगा। देखो आर में ना बहुत तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ठीक है ना। S3 डिस्पैच, S3 प्रोग्रामिंग जो है वो एक तरह का प्रोग्रामिंग है। इसके अलावा जो फेमस है वो S4 है, जिसको बायोकंडक्टर खूब यूज करता है, और एक R6 है जिसके ऊपर MLR3 बना हुआ है, राइट। MLR3 बहुत ही मस्त पैकेज है आर का, ठीक है। S3 तो कमाल का है ही और एकदम बिल्कुल एक अलग डायमेंशन देता है थॉट प्रोसेस का। तो S3 कैसे काम करता है? तो एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसमें हम समरी चलाते हैं। गेस करो क्या आएगा? तुम्हारा गेस सही है, मीन मीडियन वगैरह वगैरह बताएगा, ओके। अच्छा, इसका नाम क्लास चेक करता है, न्यूमेरिक है, बढ़िया। इसका क्लास बदल देते हैं। क्या नाम रखूं क्लास का? चंपक, ठीक है। तो चंपक क्लास का अगर मैं समरी निकालूं तो बढ़िया चल रहा है, बट ये समरी मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई चीज चंपक क्लास की हो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसका मीन मीडियन वगैरह वगैरह ना है। तो कैसे करेंगे इसको मैनेज?
क्या बदलें ऐसा कि ये क्लास मुझे फ्रीक्वेंसी बताए, एक्चुअली मीन मीडियन वगैरह वगैरह में बताए। तो इसके लिए एक तरीका है, इसको कहते हैं मेथड डिस्पैच। तो हम समरी लिखते हैं और इसके आगे डालते हैं माई क्लास, सॉरी माई क्लास मतलब अपना क्लास, राइट। तो क्या क्लास का नाम है? चंपक। और मैं कहता हूं फंक्शन रिटर्न टेबल ऑफ एक्स। अब मैं कहता हूं समरी ऑफ एक्स, फिर से वही कमांड चला रहा हूं जो थोड़ी देर पहले चलाया था, बट इस बार आउटपुट अलग आएगा। तो इस बार देख सकते हो, अनलाइक पिछली बार की तरह मीन मीडियन वगैरह वगैरह की जगह मुझको फ्रीक्वेंसी मिल रही है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब मैं समरी बोल रहा हूं इसको, तो ये चेक कर रहा है कि एक्स का डेटा टाइप क्या है। इसको रियलाइज हो रहा है एक्स का डेटा टाइप चंपक क्लास को बिलोंग करता है, राइट। अब अगर मैं क्लास चेक करूं एक्स का, तो ये चंपक क्लास है। और चंपक क्लास पे मैं कह रहा हूं कि समरी कैसे डिफाइन करनी है, ऐसे डिफाइन करनी है। तो मैं बोल रहा हूं समरी, बट ये कॉल क्या कर रहा है? समरी डॉट चंपक, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम कहते हैं मेथड डिस्पैच। अब ये काम कैसे करता है? अब ये ना बहुत जगह तुम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट की बात करते हैं, ये जो भी प्रिंट कर रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगेन प्रिंट भी एक मेथड डिस्पैच यूज कर रहा है। अब आप कहोगे कि यार आपको कैसे पता है मेथड डिस्पैच यूज कर रहा है? तो प्रिंट को बस प्रिंट कर दो। और मैं कई बार बहुत इरिटेट हो जाता हूं आर स्टूडियो से जब स्केप नहीं होता है। एनीवेज, तो यहां पर आप देखोगे यूज मेथड कहता है प्रिंट। ओके, बहुत ही बढ़िया, यूज मेथड प्रिंट। तो इसका मतलब है कि ये मेथड डिस्पैच यूज कर रहा है। तो जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर ये डेफिनेशन देखो और फंक्शन का आप एक्चुअली कोड देखना चाहते हो, तो कभी भी इस तरह से कोड मत देखना। इसका मतलब है कि ये एक जेनरिक मेथड है, आपको एक्चुअली उसका डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन देखना चाहिए, ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। एनीवेज, तो जब मैं ये कहता हूं कि प्रिंट, तो ये पता चल रहा है मेथड डिस्पैच ऐसा है। ओके, तो क्या मैं प्रिंट अपने डेटा टाइप के लिए, अपने वाले ऑब्जेक्ट के लिए चला सकता हूं? चला सकते हो। कैसे चलाओगे आप? तो प्रिंट डॉट चंपक, कैट चंपक आर, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने जब प्रिंट चलाया था, इफ यू रिमेंबर, मैं इसको ना रिमूव कर देता हूं। थोड़ी देर पहले जब मैंने प्रिंट चलाया था, तो ये रिटर्न हुआ था। अब इस क्लास को चलाने के बाद, प्रिंट का जो यूज मेथड है इसको चलाने के बाद, इसका जो S3 डिस्पैच है उसको चेंज करने के बाद, जब आप प्रिंट करोगे तो कंप्लीटली डिफरेंट चीज आपको प्रिंट होती हुई दिख रही है। एग्जैक्टली जस्ट कि मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया है और मैं बोल रहा हूं कि चंपक क्लास को तुम जब प्रिंट करो तो इस तरह से शो करो, अनलाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से मेथड डिस्पैच काम होता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज तुम्हारे साथ मर्ज में भी हो रहा है, ठीक है ना। जब तुम मर्ज लिखते हो ना यहां पर, और आर को ये पता होता है कि अंदर का जो दोनों टेबल है वो जो है वो डेटा टेबल है, तो मर्ज किसको कॉल करता है? मर्ज डॉट डेटा डॉट टेबल को कॉल करता है, क्योंकि अंदर दोनों का क्लास जो है वो डेटा डॉट टेबल है, इसीलिए काम करता है, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि S3 डिस्पैच काम कैसे करता है। अब कहोगे क्या हम अपना भी बना सकते हैं कि कॉपी करना पड़ेगा? मतलब समरी, प्रिंट, ये सब तो डिफॉल्ट बना हुआ है, राइट। क्या हम अपना ही बना सकते हैं? बना सकते हो यार, क्यों नहीं बना सकते हो। तो आपको बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। प्रिंट, प्रिटी प्रिंट मेरी अंग्रेजी खराब है तो मैं प्रिटी की स्पेलिंग सही नहीं लिखने वाला हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, गाली मत देना। प्रिटी मुझे ये पता है, या पता नहीं स्पेलिंग क्या होती है। प्रिटी प्रिंटिंग इज, ठीक है। तो ये नहीं लिखूंगा, ठीक है। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? मैं क्योंकि मेथड डिस्पैच एक्चुअली क्रिएट कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको एक इस तरह का यूज मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि आपने मीन और उसके लिए भी देखा, प्रिंट के लिए भी देखा। आप मीन को नहीं देखा, राइट। मीन को भी देख लेते हैं। मीन में भी ऐसा ही कुछ यूज मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसके अंदर एसोसिएटेड मेथड्स कितने हैं। जो भी इतने तरह के आपको मेथड डिस्पैच दिखेंगे उनके,
तो देख सकते हो इतने तरह के मेन डिफाइंड है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और उसी तरह प्रिंट भी दुनिया भर का डिफाइंड है, प्रिंट तो बहुत सारे हैं, 250 से ऊपर है मेरे हिसाब से। हाँ देखो 267 है। तो इस तरह के इतने सारे प्रिंट डिफाइंड, तो मैं तो प्री प्रिंट बना रहा हूं अपने ऑब्जेक्ट के लिए, बट ये आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट के प्री प्रिंट करते हैं, अभी ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, ठीक है। अभी ये डिफॉल्ट प्रिंटिंग चल रही है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट बनाया हुआ है। लेट्स रिमूव दिस, मेरे सेशन में शायद पड़ा हुआ है। अब प्रिंट करते हैं, अब नहीं होगा। तो आप जब बनाओगे तो आपको यही एरर मिलेगा। अच्छा, अब अगर ऐसा है, अगर ये प्रिटी प्रिंटिंग बनी हुई है, अगर ये क्रिएट हो चुका है, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अपने ऑब्जेक्ट के लिए प्रिटी प्रिंटिंग बताई ही नहीं अभी तक। वो कैसे बताओगे? तो वो एग्जैक्टली वैसे बताओगे जैसे ऊपर हमने लिखा है। कैसे लिखा है? मान लो प्रिटी प्रिंट माई क्लास, मेरा क्लास के लिए क्या है? चंपक क्लास है। तो चंपक क्लास के लिए प्रिटी प्रिंटिंग कैसे करोगे? तो मैं कुछ भी डिफाइन कर लो यार, मतलब जस्ट राइटिंग प्रिटी प्रिंटिंग ऑफ एक्स और ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। अब मैं पी प्रिंट करूं और एक्स प्रेस करूं तो ये बढ़िया चलता है, ठीक है। चलो ये काम हो रहा है। अब व्हाट अबाउट प्रिटी प्रिंटिंग ऑफ सम अनदर ऑब्जेक्ट? लेट्स से मैं y डिफाइन या z डिफाइन करता हूं और मैं p प्रिंट ऑफ z डिफाइन करूं, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने न्यूमेरिक क्लास के लिए कोई प्रिंटिंग डिफाइन ही नहीं की। तो आप कहोगे हर क्लास के लिए p प्रिंट डिफाइन करना पड़ेगा? नहीं, आप एक डिफॉल्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं क्या कहता हूं, जो मैंने पहले बनाया हुआ था, तो अब मैं कहता हूं कि डिफॉल्ट ड्रॉ करता हूं मैं, और मैं कहता हूं क्या प्रिटी प्रिंटिंग डिफॉल्ट यूनिक ऑफ एक्स। अब मैं p प्रिंट ऑफ z लिखता हूं तो ये आपको डिफॉल्ट प्रिंटिंग दे रहा है। तो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो। आपको भरोसे में नहीं रहना है कि बेस आर में कोई चीज समरी डिफाइंड है तो समरी उसी तरह से आप अपना समरी क्रिएट कर सकते हो। अप्लाई वगैरह से आप उसको कस्टम बना सकते हो, आप उसको टेबुलर फॉर्म में डाल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर में चीजें जब प्रिंट होती हैं तो किसी बंदे ने ये सोचा कि मेरे को इस तरह से प्रिंट करना है, फिर किसी ने ये रियलाइज किया होगा कि मुझे को सारे कॉलम्स के लिए इस तरह से प्रिंट करना है। आपको ये लुक एंड फील अच्छा नहीं लग रहा ना, आप बदल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप बदल सकते हो। यू हैव फुल पावर। और यही हम जो जादू है S3 डिस्पैच का। S3 डिस्पैच को ना बहुत लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, और ये टू अ लार्ज एक्सटेंट ट्रू है, बट पॉलीमॉर्फिज्म और बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। S3 डिस्पैच जो है, मेथड डिस्पैच जिसको बोल रहे हैं या S3 डिस्पैच बोल रहे हैं, वो जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। तो मेथड डिस्पैच बोलो, S3 डिस्पैच बोलो, एक ही बात है। और यहां पर हम दो चीजें डिफाइन करते हैं। एक तो तुम्हारा क्लास हो गया, और क्लास जिस ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है वो फंक्शनैलिटी आप डिफाइन करते हो, और ओरिजिनल आपका डिस्पैच ऑब्जेक्ट, जहां जो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ओरिजिनल डिस्पैच ऑब्जेक्ट है, जहां पर भी यूज मेथड आप लिख रहे हो। यूज मेथड आप कहीं कहीं नेक्स्ट मेथड भी देखोगे, वो भी एक डिस्पैच वे है, ठीक है ना। तो हर करके तब जब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हो और कोई ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऊपर हायरार्कियल क्लास ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जब वो डिफाइन करते हैं तो नेक्स्ट मेथड का यूसेज होता है। खैर, ये क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नहीं है तो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट आई होप तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर कि क्यों मर्ज काम करता है, ये जवाब क्लियर होगा। तुमको अगर इंटरेस्ट आ गया S3 डिस्पैच में तो तुम पढ़ सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है। कहां से पढ़ोगे? तो मैं तुमको एक दो किताब जो रिकमेंड कर सकता हूं अपने हिसाब से। तो एडवांस्ड आर पढ़ सकते हो आप, हेडले की, हेडले विक्रम की, ठीक है। जो उसका सेकंड एडिशन है उसमें ज्यादा डिटेलिंग में दिया हुआ है, फर्स्ट एडिशन में ओवरव्यू जैसा है। दोनों पढ़ना, दोनों में अलग टेक्स्ट है बिल्कुल, तो दिमाग खुलेगा। साइक्लिस्मो की जो वेबसाइट है वहां पर भी काफी अच्छे से S3 डिस्पैच समझाया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हो। एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी ब्लू बुक है जॉन चेम्बर्स की, उसमें भी उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसके बारे में, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और कहां से पढ़ोगे? आई थिंक इतना काफी है। आप
ब्लू बुक अगर आपको कहीं मिलता है तो आप जरूर ले लेना, अच्छी किताब है, ठीक है ना। तो वो S3 डिस्पैच की बेस्ट बुक है, आई थिंक S3 प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छा कुछ है। तो उसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल का एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, तो आप काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जॉन चैम्बर्स का कुछ भी पढ़ सकते हो यार, उनका लिखा हुआ हर चीज अमेजिंग है, ठीक है ना। तो बस यही बताना था, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम कर रहा है एंड ऑल, ठीक है ना। आई नो कि मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, तुम इसको खुद पढ़ करके भी सीख सकते हो। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ में 99.99% चांस है तुम कभी यूज नहीं करोगे, बट इससे आर की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है, ये अच्छी बात है। अगर तुमको इनमें से एक सीखना है, अगर तुमको इनमें से S3, S4, R6 और RC, तो मैं कहूंगा S3 सीखो, और टाइम मिले तो R6 सीखना। मैं S4 और RC के लिए इतना वो नहीं हूं, बट S3 और R6 जरूर सीखना। MLR पैकेज जो है R6 का एक लेटेस्ट अपग्रेडेशन है, MLR पैकेज पूरा उसी के ऊपर बना हुआ है, तो तुमको पैकेज को समझने में भी बहुत आसानी होगी अगर R6 सीखते हो तो, ठीक है ना। तो आई होप ये यूजफुल लगा हो लेक्चर, आपको अच्छा लगा हो, नहीं भी अच्छा लगा तो आई एम सो सॉरी, बट टाइम खराब करने के लिए, हाँ। बट आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। आप आर के साथ एक्सपेरिमेंट करो, इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको कोई लैंग्वेज नहीं देता। आर हेडले विकम कहते हैं कि आर आपको वो नॉलेज देता है, वो ज्ञान देता है जिससे आप अपने फुट पे आपको गोली मार सको, बट क्या गोली मारना जरूरी है, राइट। तो दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ये आपको इतनी एबिलिटी देता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस आपको नहीं देते। बट इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसका फायदा ये है कि आप S3 डिस्पैच जैसा जादू क्रिएट कर सकते हो, जो कि बाकी दूसरे लैंग्वेजेस में इस तरह से पॉसिबल नहीं है, राइट। आप बाकी कितना भी लैंग्वेजेस देखो, इस तरह से कोई लैंग्वेज काम नहीं करता है द वे S3 डिस्पैच हो, ठीक है। तो अगले हफ्ते के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और जय हिंद जय भारत।